नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार की क्लास मिस हो गई थी। सबसे बड़ा इसका रीजन है प्रयागराज का महाकुंभ। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि इस समय प्रयागराज में भीड़ बेनतहा आ गई है। ट्रैफिक जाम बहुत लग रहे हैं और आना हम लोग का बड़ा कठिन हो गया है। इसी तरह मैनेज करते हुए हम लोग आते हैं, इसलिए थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो फिलहाल चलिए इन सब पे चर्चा हम करेंगे। आज का जो सीरीज है आपका प्रैक्टिस सेट 23, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो केवल लाइक कर दें। ठीक, बाकी एडमिशन की प्रक्रिया ओपन है। 9628959237 ये हमारा नंबर है, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक शिक्षक बनाने के लिए तत्पर होती हैं। फिलहाल में अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर दीजिएगा, फिर हम लोग मिलकर व्याख्या करेंगे और अपने मन की भी बात आप रख सकते हैं यहाँ पर, जो भी समस्याएं होंगी पढ़ाई संबंधित। अब ये नहीं कहा मन की समस्या रख दो तो हो गड़बड़ा दो। चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। उस दिन ये क्वेश्चन की चीज चल रही थी, क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो ये क्वेश्चन हो गया था बेखबर का अर्थ। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि क्या क्या हुआ था। ये रिपीट में कर दे रहा हूँ एक बार से, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। हाँ, निम्न विकल्पों में से विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो बेखबर का क्या होगा? अरब होगा, बेपरवाह होगा, गाफिल होगा, असावधान होगा। तो आपको पता है इस पे चर्चा हुई थी। अर्ब होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो है जहां से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उसकी हम व्याख्या करेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनिकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। देखिए, ये नहीं शब्द बहुत खतरनाक होता है। हम लोग ना अंदर कोचवा हो जाता है, दिखाई भी नहीं करता है नहीं। जब भी परीक्षा हॉल में बैठते हैं प्रेशर के आगे, फिर कहते हैं अरे इसमें तो नहीं शब्द लगा हुआ है, हमने ध्यान ही नहीं दिया है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न गलत कर बैठेंगे। तो यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है कि विकल्प नहीं है अनेकार्थी शब्द का बाग, खेत, तीर्थ और देह। तो यहाँ पर पूछा क्षेत्र का पूछा है। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खेत भी होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? क्षेत्र तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। खेत क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, आपका क्लियर हो गया। ये तीर्थ मतलब क्षेत्र का अर्थ तीर्थ होता है, जो आप माघ मेला क्षेत्र जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जो तीर्थ तीर्थी तो है। और देह, देह भी बोलते हैं। लेकिन जो पहला विकल्प है वह ए बाग नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा स्पीड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। फिर अगला है, वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। यहाँ पर बताना है आपको विशेषण पदबंध। तो मैंने इस पे कहा था जो अगली थ्योरी की क्लास होगी वह इसी पे होगी। जी के शुरू हो गया है, हाँ जी के प्रशांत शुरू हो गया है। बस आपका आजकल में चूंकि आज ही शुरू होने वाला था, तो कुछ कारण से शुरू नहीं हो पाया। जीके के हमारे शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, एक दो दिन में आपको जीके मिलने लगेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जीके का भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा, परेशान नहीं होइए। ठीक, हम्म, चलिए। तो चलिए यहाँ पर देखो, विशेषण पदबंध देखिए कितने होते हैं आपके। संज्ञा पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है। ठीक है, सर्वनाम पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, पदबंध हो गया। ठीक है, आपका क्रिया पदबंध हो गया। ठीक है, आपका अव्यय पदबंध हो गया। इस पे हम पूरी क्लास लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और आपका बहुत बार गलत होता है। अब यहाँ पर वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। यहाँ पर बताना है विशेषण पदबंध बताना है। क्या बताना है? विशेषण पदबंध। तो देखो विशेषण क्या है? वृक्षों की घनी छांव, ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण वाला विकल्प हो जाएगा। वृक्षों की घनी छांव, ये जो घनी छांव है ये क्या है? आपका विशेषण है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। भाई देखो यहाँ समझना कैसे है। यहाँ समझना ये होता है विशेषण कौन होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। भाई वृक्ष की विशेषता बतलाई जा रही है और इसको विशेषण पदबंध बोल दिया हमने। ठीक, इस पे हम एक पूरी क्लास लेंगे। जो इस मतलब प्रैक्टिस के बाद जो अगली आपकी होगी वह थ्योरी होगी। थ्योरी मतलब आपको हम पूरा लिखवाएंगे, समझाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठोस्थ ध्वनि है अ, ई, उ और ओ। इसमें क्या होगा? चूंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पूरी चर्चा कर दी है, बस रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि आगे के प्रश्न आपके जहां से रुके हुए थे वहां से हम लोग पूरी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर कंठोष्ठ,
कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से जो बना है उसे क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ बनते हैं। ठीक है, तो देखो कंठ में अ आता है, ओष्ठ में उ आता है, अ और उ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। तो ओ और ओ जो है दो चीजें जो होती हैं वह कंठोष्ठ में आती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा, आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अ क्या है, कंठ है, कंठ है। ई क्या है, तालु है, तालु या तालव्य है। ठीक है, उ क्या है बताइए, उ क्या है जल्दी से बताइए। ठीक है, ओष्ठ, क्या हो गया, होस्ट। ठीक है, और एक होता है कंठ तालु, एक होता है कंठ तालु, कंठ प्लस तालु जो बनता है तो उसके में ए और ए आता है, ए और ए आता है, वह कंठ तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चैनल को लाइक कर दीजिए भैया लोग। ठीक, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। यहाँ पर बिहारी हिंदी का पूछा हुआ है, तो बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी, तो सौरसेनी जो हुआ है वह पश्चिमी हिंदी हुआ है, क्या हुआ है, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद क्या है, राजस्थानी, फिर क्या है, गुजराती। ये तीन का जो विकास है वो किससे हुआ है, वह हुआ है आपका सौरसेनी से। मागधीश क्या हुआ है आपका, बिहारी हुआ है, जो परीक्षा पूछा है, बिहारी, उड़िया, असमिया, उड़िया, असमिया और बांग्ला, इतने का विकास जो है, बांग्ला का विकास, चूंकि यहाँ पे परीक्षा बिहारी पूछा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मागधी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अर्ध मागधी, मतलब इसमें पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का, किसका हुआ है, पूर्वी हिंदी का। और पैसाची में जो होता है आपका खस और पहाड़ी, लहंदा, खस और पहाड़ी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिलहाल में आंसर इसका बी है। अगला हम बात करेंगे, अगला है कि भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले संस्कृत आया, क्या आया, संस्कृत आया, फिर क्या आया, फिर पाली आया, क्या आया, पाली आया, फिर क्या आया, प्राकृत आया, फिर क्या आया, प्राकृत आया, फिर क्या आया, अपभ्रंश आया। ये भाषा का विकास क्रम है, इसी का एक रूप क्या है, अवहट्ट है। अपभ्रंश का रूप क्या है, अवहट्ट है। फिर क्या आया आपका, हिंदी आया, क्या आया, हिंदी आया। तो ये भाषा का प्राचीन मतलब विकास रूप, परिवर्तन रूप है। शुरुआत में संस्कृत थी, संस्कृत के दो रूप थे, एक संस्कृत थी लौकिक संस्कृत, एक होती वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन थी जिसमें आपकी वेदों की रचना हुई, लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, गीता, ये सब सारी चीजें जो है रचनाएं हुई। फिर समय बदला, पाली आया, पाली को पहली जनभाषा कहा जाता है, पहली जनभाषा कहा जाता है। पहली जनभाषा परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पहली जनभाषा किसको कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा पाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पाली में किस धर्म का प्रचार हुआ था, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। क्लियर हो गया। प्राकृत जो है वह जैन धर्म ने उसको अपनाया था प्रचार के लिए। और फिर आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश को टूटी या टूटी फूटी भाषा, टूटी फूटी भाषा, टूटी फूटी भाषा या बिगड़ी हुई भाषा कहते थे, या बिगड़ी हुई भाषा। कई बार परीक्षा में पूछा गया टूटी फूटी भाषा या बिगड़ी हुई भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा मैं पूछूं एक बात कॉमन तरीके से, बस आप बताइएगा जो भी जुड़े हुए मेरे प्यारे साथी, कि अपभ्रंश को टूटी फूटी भाषा क्यों बोलते हैं या बिगड़ी हुई भाषा क्यों कहा जाता है। किसी के पास जवाब हो तो अगर दे देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो फिर आप मेरे ही जैसे हैं। ठीक, तो टूटी फूटी भाषा या बिगड़ी भाषा अपभ्रंश को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। हम कई बार बच्चों से पूछे कि अच्छा बताइए, उन्होंने रट लिया। दिक्कत यही बात की है कि पाली को जनभाषा कहा जाता है, पहली जनभाषा। अब इसके पीछे एक कहानी है कि पहली जनभाषा क्यों कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा, इसकी व्याख्या जब हम आपका वर्णमाला पढ़ाएंगे उसके पहले की जो क्लास होगी भूमिका वाली, वहां पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक, फिलहाल में केवल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए हम केवल थोड़ा थोड़ा देख करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो अब देखो ये मैं बता दूं, समझो क्या हुआ। संस्कृत जान ही रहे बहुत कठिन भाषा हो गई थी। संस्कृत जो है ब्राह्मणों की मतलब उच्च वर्ग की भाषा थी। ठीक है, जो निम्न वर्ग था वो बोल नहीं पाता था क्योंकि उसको पढ़ने का अधिकार था नहीं। तो ये जो ऊंच नीच की खाई बहुत ज्यादा बन गई थी। ठीक है, इसीलिए महात्मा बुद्ध जब आए उन्होंने एक ऐसी भाषा का चुना कि जो आम जनमानस में उसको समझा जा सके। तो वहां पर पाली जो है ग्रामीण भाषा थी, पाली क्या थी, ग्रामीण भाषा थी। इन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, इसलिए दिए कि आपको मतलब जो ग्रामीण अंचल के लोग थे वो भी अब समझ, उनको भी समझ में आ जाए। अच्छा मैं समझा रहा हूँ कैसे, जैसे कि आपको बहुत अंग्रेजी आती है। अब अंग्रेजी आज के ज़माने में सबको नहीं आती। अगर आप जाइए गांव में अंग्रेजी में कोई स्पीच दीजिए, जैसे मनमोहन सिंह और
क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है, राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, बस उदाहरण के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह बहुत विद्वान थे, वो क्या करते थे, कोई भी योजनाएं लाते थे कुछ भी तो वो इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में लॉन्च करते थे। अब गांव का किसान, गांव का मजदूर वो कैसे करेगा, उस चीज़ को समझेगा। मोदी जी क्या करते हैं, पूरा हिंदी में बात करते हैं, जब हिंदी में बात करते हैं लोगों को बहुत समझ में आता है। ये भाषा का मैंने बताया। तो ऐसे ही संस्कृत क्या थी, लोगों के बीच में बड़ी खाई डाल दी थी ऊंच और नीच की, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। भाई अधिकार नहीं था तो क्या पढ़ना नहीं चाहते थे। बहुत सारी इसमें लंबी बातें हैं, बस शॉर्टकट में मैं निपटाऊंगा। इसीलिए क्या हो गया कि पाली आई, पाली मतलब पहली जनभाषा, इसीलिए पहली जनभाषा कहलाई, ठीक है। फिर आई प्राकृत, प्राकृत बाद अपभ्रंश आए। अपभ्रंश वाले में क्या हुआ कि अब भाषा तो अपभ्रंश आ गई, लेकिन कुछ लोगों को शौक मची थी, खुजली मची थी संस्कृत बोलने की, संस्कृत बोलने की मची थी, संस्कृत बोल नहीं पाते थे। जैसे समझिए कैसे, जैसे आज के ज़माने में हम लोग हैं मिडिल क्लास वाले, वो क्या करते हैं, वो काम चलाओ इंग्लिश बोलते हैं, हिंग्लिश। हम लोग हिंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हिंग्लिश। हिंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। हम लोग क्या बोलते हैं, हिंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। कैसे, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि आती नहीं है, ठीक। तो हमने कहा यू नो दैट, आई नो दैट, ऐसे बोलते हैं। फिर और का हो कैसे है, सीधे अपने गांव की भाषा में आ जाते हैं, खड़ी बोली में आ जाते हैं, मतलब टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं। वैसे ही सेम प्रक्रिया क्या थी अपभ्रंश में, कुछ लोग को खुजली मची थी, खुमा चढ़ा था संस्कृत बोलने का, संस्कृत बोलने का, तो वो संस्कृत बोल नहीं पाते थे, तो वो टूटी फूटी संस्कृत बोलने का प्रयास त्वम किम गच्छा सी ऐसे बोल करके फिर से अपनी अपभ्रंश वाले लैंग्वेज में आ जाते थे। टूटी फूटी या बिगड़ी हुई भाषा, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। समझ में आया। और हिंदी जो है आपका ये हो गया। फिलहाल में मैंने बहुत सारी व्याख्या कर दी, उस दिन तो मैंने इतनी व्याख्या इसकी नहीं की थी, लेकिन दिमाग में कब कौन सी चीज़ें चलती रहती हैं बताना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अवहट्ट हो गया, अपभ्रंश हो गया, गलत है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ठीक, फिर देखेंगे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया और अवहट्ट हो गया। ये जो है आपका, मैंने अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे मैंने इसका पूरा समय काल भी बताया हुआ है कि क्या होगा, ठीक, पूरा समय काल भी बताया हुआ है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न छिपे हुए हैं। 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता। अब देखो अगर पूछेगा कि लिपि सुधार परिषद की बैठक कब हुई थी, तो अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आपको यही बता देना है 28-29 नवंबर को हुई थी 1953 में, ठीक है। किसने करी थी, तो आपके किए थे तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उत्तर दिया करिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। तो मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, बस क्या है बुंदेली है। अगर इनको लगता है कि सर हाँ मेरा ये प्रश्न पे पिछला जो वीडियो था उस पर मैंने पूरी डिटेल दी है व्याख्या के साथ, आप वो वीडियो देख लीजिए जा करके, ताकि आपको और याद रहे। जननी तू जननी भाई विद सन कछु न बसाए, इस पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया, पूरा मैंने व्याख्या किया था, आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, प्रैक्टिस नंबर 22 में, ठीक। क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि जहां पर शब्दों को दोहरा दिया जाए, जहां पर शब्दों को दोहरा दिया जाए वहां पर लाटा अनुप्रास हो जाता है, ठीक है। मतलब शब्दों को दोहरा दिया जाए और उनका कोई अर्थ ना निकले, वही सेम अर्थ रहे। अगर अलग अलग अर्थ हो जाएंगे तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक। अगला जो प्रश्न है, सी मुख सरिस सी मुख भाई, यहाँ पर यह कौन सा है, यहाँ पे भी अनन्वय प्रतीक विभावना और रूपक, यहाँ पे कौन है, अनन्वय अलंकार है। अनन्वय मतलब समझा दूं, उस दिन जबकि समझाया गया था, इतना समझा दे रहा हूँ कि जहाँ पर खुद, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है सबको पता है, लेकिन जहाँ पर स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए तो वही क्या होता है, अनन्वय होता है। मैंने कहा सुचित सर से सुंदर कोई है, सुचित सर, मैं बता रहा हूँ मानिएगा मत, ठीक है। या मैं कहूँ कि मुझसे अच्छा कोई पढ़ाता है तो मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, अपना मतलब अपने चीजें अपने ही ऊपर लागू करना, तो ये क्या अनन्वय। सी मुख, इसका मुख है सरिस सी मुख भाई, सीता का मुख जो है सीता के मुख जैसा होता है। और एक उदाहरण इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के सम भारत हैं, भारत के सम भारत हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। और इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसमें 3 प्रकार के अलंकार संबंधी गलती करते हैं। एक तो क्या करते हैं, लाटा अनुप्रास, पहला गलती लाटा अनुप्रास, ठीक है। दूसरा गलती यमक अनुप्रास, यमक अलंकार, ठीक है, दूसरी गलती। तीसरी गलती आपका उपमा अलंकार। कहेंगे गुरुजी कैसे, ये गलती कैसे होती है, ये बच्चा गलती बहुत करता है। जैसे यहाँ पर भारत भारत 2 बार आया, दोनों का अर्थ एक ही है, हम लोगों ने लाटा अनुप्रास लगा दिया तो गलत कर दिया,
ठीक। फिर हमने कहा यहाँ पर भारत एक है, भारत एक है, हो सकता है इस भारत का अर्थ कुछ अलग हो और इस भारत का अर्थ कुछ अलग हो, इसके आधार पे हमने क्या लगा दिया, यमक लगा दिया, गलत हो गया। फिर उपमा कहाँ ला, उपमा कैसे पहचानेंगे? उपमा में ये होता है कि जहाँ पे सा, सम, सा, से, सम, सरिस, समान ऐसे चीजें दिखाई दें तो वहां उपमा होता है। इसके कारण हम लोग उपमा लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि तीनों हमारे गलत हो गए, क्योंकि भारत की तुलना भारत से ही की गई है, मतलब उपमेय की तुलना उपमेय से ही की गई है, इसलिए यहाँ पे अनन्वय अलंकार हो जाएगा। प्रतीप जो होता है वह उपमा का उल्टा अलंकार होता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है उपमा का उल्टा अलंकार, उपमा का उल्टा अलंकार, ठीक है, तो कई बार पूछा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मैंने बहुत सारी चर्चाएं की थी, ठीक है, तो यहाँ मात्रिक छंद पूछा है। छंद हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, मूलतः 2 होते हैं, वार्णिक जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, मात्रिक जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मात्रिक पूछा है, तो मात्रिक में क्या हो जाएगा आपका? मंदाक्रांता। नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये हरिगीतिका, रोला, दोहा सब मात्रिक है। ये मंदाक्रांता क्या हो जाएगा? वार्णिक है। क्या हो जाएगा? वार्णिक हो जाएगा। वार्णिक में वर्ण गिने जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मंदाक्रांता वाला कौन कौन सा वार्णिक छंद है? आपका इंद्रवज्जा है, यादिंद्रवज्जा, जतजोस्त गो, मतलब पूरा सूत्र है, आपको बताएंगे आपको। उपेंद्र वज्जा हो गया, उपेंद्र वज्जा, ठीक है। मालिनी हो गया, भुजंग प्रयात हो गया, भुजंग प्रयात हो गया, हो सकता है आप बहुत आज नया सुन रहे हो, ठीक है। उक्ता बसंत तिलका हो गया। हम मुझे सारे गाने आते हैं, कौन से किस टोन में पढ़े जाते हैं ये आपके छंद वाले में पढ़ूंगा। जैसे कि आप जब शादी विवाह में जाते हो या शादी विवाह में जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना, लड़की जब लड़की लड़का मतलब द्वार पूजा में या शादी कराने समय या कोई आपका यज्ञ चल रहा है तो यही मंत्र चलता है, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगोग, बातें बड़ी सरस थे करते बिहारी, ये टाइप का है, ठीक है। भुजंग प्रयात, मालिनी इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा हो गया, भुजंग प्रयात हो गया, बसंत तिलका हो गया, और भी बहुत सारे याद हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे माणिक छंद हैं, इसमें सारे वर्ण गुने जाते हैं। तो इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, और मालिनी, भुजंग प्रयात, बसंत तिलका, ठीक है। और चलिए अभी आएगा बताएंगे। और ये आपका क्या है, सारे वाणिक छंद के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया साथियों? मालिनी, मालिनी हो गया, भुजंग प्रयात, और चलिए निम्नलिखित में श्रृंगार, तो साथियों श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध अशुद्ध पूछता है, ये श्रृंगार शुद्ध है, ठीक है, ये श्रृंगार अशुद्ध है। यहाँ पर नायक का कौन सा भेद नहीं है? नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत और दक्षिण। यहाँ पर जो है बताना है कि अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत और दक्षिण। तो यहाँ पे नायक का प्रकार, श्रृंगार नायक का पूछा है, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? वैसे तो नायक जो है 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धीरोदात, धीरोदात, धीरोधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। क्योंकि आपको ये बड़े लेवल पूछेगा, जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जाओगे वहाँ ये पूछेगा। जैसे पूछ लिया राम किस श्रेणी में आते हैं, युधिष्ठिर किस श्रेणी में आते हैं, कृष्ण किस श्रेणी में आते हैं, भीम किस श्रेणी में आते हैं, दुष्यंत किस श्रेणी में आते हैं, इन चारों श्रेणी को दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि श्रृंगार रस के, ठीक है, दक्षिण, ये जो है दक्षिण नहीं है, ठीक है, दक्षिण नहीं है, ठीक, क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्न। मैंने रिवीजन करा दिए, 10-15 मिनट लगे हैं, 20 मिनट, लेकिन रिवीजन मैंने करवा दिया फिर से पुनः से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के नाटक में कितने रस माने हैं? 10, 11, 9 और 8। देखो इनका नाटक जो है नाट्य शास्त्र है, क्या है? नाट्य शास्त्र है, ठीक है।
नाट्य शास्त्र है, ठीक है। भरत जी हैं, दूसरी सदी के हैं, दूसरी सदी के हैं, ठीक है। समय इनका दूसरी सदी है। इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। इन्होंने जो है रस कितने माने हैं? 8 रस माने। कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। वैसे रस की संख्या कितनी है? रस की संख्या है आज के वर्तमान समय में, रस की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। 8 ये माने थे, फिर कौन सा आया? फिर नौवां जो आया शांत रस, नौवां जो आया शांत रस आया। 10वां जो आया आपका भक्ति रस आया, भक्ति रस आया। 11वां जो है आपका वात्सल रस आया, वात्सल्य रस आया। इस हिसाब से बहुत साल तक जो है आपका 9 रस था। संस्कृत में आज भी 9 रस होते हैं, 9 रस है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में कुल रसों की संख्या 11 है। अगर रस की संख्या 11 है तो अस्थाई भाव भी 11 ही होंगे। जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। अगर भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं तब अस्थाई भाव 8 ही होंगे। कालांतर में रस 9 हो गए बहुत साल तक, तो रस अस्थाई भाव भी 9 थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या और याद रखिएगा, इन्होंने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं और 4 अलंकार माने हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये 4 अलंकार इन्होंने माने हैं। 4 अलंकार माने हैं और 8 रस माने हैं, ठीक है। चूंकि ये जब थ्योरी आपकी चलेगी वहां बहुत सारी चीजों पे चर्चा आपकी करी जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ, तो यहाँ पे शांत रस, ठीक है। सं, अभिनव गुप्त, इसके कौन प्रणेता है? अभिनव गुप्त है, याद कर लीजिएगा। शांत रस के कौन है? अभिनव गुप्त है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भक्ति रस के आपके रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी। देखो मैंने आपको ये भी मान लो परीक्षा में पूछ लिया कि भक्ति रस के प्रणेता कौन है, तो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, ठीक है। और उसके बाद वात्सल रस के कौन है? विश्वनाथ, वस्य वात्सल विश्व विश्वनाथ, विश्वनाथ, ठीक है। सबके प्रणेता हैं। तो बाद में टोटल रसों की संख्या अब 11 हो गई है। ध्यान रखिएगा, शांत रस के कौन है? अभिनव गुप्त हैं। भक्ति रस के रूप गोस्वामी हैं। वात्सल के विश्वनाथ हैं। देखो मैंने इतनी डीपली में पढ़ा देता हूँ ताकि आपका नोट्स यहीं तैयार हो जाए। तो जो बच्चे हैं, कुंती हैं और प्रशांत हैं, क्या आप लोग बच्चा लोग कॉपी लेके बैठे हो, केवल मुजबानी कथा सुन रहे हो? पढ़िए, इतना समझ गए? मैंने बहुत सारी बातें बता दी आपको यहाँ पर, जितनी सारी चीजें थी। हाँ, याद रखिएगा। और वो ये रस हो गया है। और संचारी, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, दोनों का नाम एक ही है। व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। याद रखिएगा, संचारी या व्यभिचारी भाव संख्या 33 होती है, ठीक। चलिए, तो आपका ये प्रश्न बहुत सारे हो गए इसमें। और है अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? आत्मकथा के रूप में। आत्मकथा क्या होता है? जहां पर लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। स्वयं के बारे में लिखने का मतलब नहीं केवल तुम अपनी तारीफें झोंक दो कि सुचित सर, मान लो मैं लिखूं अपनी आत्मकथा, मैं लिख दूं सुचित सर एक महान इंसान थे, ये देवता थे, इनके सब पूजते थे। ऐसे थोड़ी होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब होता है जीवन में जो एक्चुअल चीजें घटी हुई हैं वो सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। ये इनका आत्मकथा है, संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है और आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है। और बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, जान लीजिए, एकदम गजब का। कभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? कौन कौन पढ़ा नहीं है? चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा, आत्मकथा को 4 सोपान भागा है, 4 सोपान में।
4 सोपान में बांटा गया है, 4 सोपान में बांटा गया है। कौन कौन से, इसको हम याद कर लेंगे। इसको आप लोग कॉपी लेके बैठ जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी लेके भी बैठ जाया करिए, ताकि जो है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नीर का निर्माण फिर, नीर का निर्माण फिर, नीर का निर्माण फिर हो गया। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। 10 द्वार से 10 सोपान तक, और बसेरे से दूर। बरस दूर, तो इनकी जो है, ये जो है आपके ये हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये 4 सोपान रखे गए हैं, ठीक है। उप आत्मकथा है। और एक चीज याद रखिएगा, इनके कुछ जो काव्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं जिसपे बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके कुछ रचनाएं मधुबाला बहुत प्रसिद्ध हुई, मधुबाला। और एक मधुशाला, आप लोगों ने पढ़ा मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, और भी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने बता दिया जो आपके 6 to 8 लेवल में पूछी जाएंगी, ठीक है। कुछ इनकी रचनाएं भी हैं, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ठीक। तो नील का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से 10 सोपान तक, और बसेरे से दूर, ये इनके 4 पड़ाव हैं। 10 द्वार से सोपान तक, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं। हाँ, सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक। चलिए, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है समझ लीजिएगा। दोनों में अंतर समझिएगा। जीवनी किसे कहते हैं, आत्मकथा। जीवनी मतलब होता है कि जब आपके जीवन के ऊपर कोई दूसरा लिख दे, ठीक है, उसे बोलते हैं जीवनी, ठीक है। जैसे मेरे ऊपर कोई इंसान कोई लिख के चला जाए तो उसको हम बोलेंगे जीवनी, ठीक है, उसको बोलेंगे जीवनी। लेकिन आत्मकथा क्या होता है, जहां पर लेखक स्वयं अपने ऊपर लिखता है। जैसे आत्मकथा भी जो मैंने पढ़ा था ना, अभी मैंने क्या पढ़ा था, हरबंस राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, वो क्या है, आत्मकथा है। उन्होंने स्वयं से अपने बारे में सारी चीजें, जीवन के जो अंग घटित हुए हैं, जीवन के चीजें जो घटित हुई हैं, उसी को उन्होंने उतारा हुआ है। जीवनी मतलब क्या होता है, जो कोई दूसरा आपके बारे में लिखे। और याद रखिएगा, 1641 में अर्धकथानक, अर्धकथानक पहली आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है, बनारसी जैन द्वारा लिखी गई है, बनारसी जैन द्वारा लिखी गई है। पहली आत्मकथा की शुरुआत हुई थी अर्धकथानक से, ठीक है। बाद में आने वाले समय में बहुत सारे लिखे गए, क्योंकि जब आपको गद्य का पोर्शन पढ़ाया जाएगा तो वहां सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। चलिए, क्लियर हो गया। बहुत सारे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, अज्ञेय, नया साहित्य, नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि ये बिल्कुल सत्य बात है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन श्रृंखला कड़ियां अज्ञेय की नौकर किसकी है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये श्रृंखला की कड़ियां जो है किनकी है, अज्ञेय जी की नहीं होकर के महादेवी वर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। देखिए, नहीं है,
ध्यान रखिएगा, इसका मतलब 3 है, एक नहीं है। इसका मतलब 3 प्रश्न आपके, 3 चीजें इनके लिए तैयार हो जाएंगी। पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारे से मोहि उठाव, और कछुआ धर्म। धर्म है ये, कछुआ धर हो गया, ठीक है। ये जो है द्विवेदी युगीन निबंधकार थे, द्विवेदी युगीन निबंधकार, द्विवेदी युगीन निबंधकार, द्विवेदी युगीन निबंध का। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युगीन किस युग के हैं ये भी पूछ लेता है, ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ठीक है, इनकी है, याद रखिएगा। क्योंकि द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तमाम अलग अलग धाराओं में अलग अलग कवि हुए हैं, तो ये भी जरूर पूछ लेता है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विलोम सही है? यहाँ पर औपचारिक का अनौपचारिक बिल्कुल सत्य है, बाकी सब गलत हैं। रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र होता है। रिजु का क्या हो जाता है? वक्र। रिजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, याद रखिएगा। सारे गलत हैं, एक 3 गलत है, एक सही है। कटु का मधु हो जाएगा, कटु का हो जाएगा, ठीक, कटु का मधु हो जाएगा। कटु मतलब कि भाई तीखा, ठीक है। अब मृदु का कठोर हो जाएगा। यहाँ पे मृदु का कठोर होता है, मृदु का क्या होता है? कठोर हो जाता है, ठीक है। इसका इधर मैंने भी लिख दिया है, ठीक। छत है, छत का अच्छत होता है, छत का क्या होता है? अच्छत होता है। इसका समझ गए। यहाँ पर जो है आपका औपचारिक अनौपचारिक ये सही है, बाकी सब गलत है। मैंने सबको बना दिया किसका क्या होगा, ठीक। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, यह बताना है आपको, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। एक शुद्ध बताना है, बाकी सब अशुद्ध हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ये गलत है। यहाँ पर जो सही है आपका ये, देखिए हम लोग अक्सर मिष्ठान पढ़ते हैं, मिष्ठान, मिष्ठान पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमेशा गलत होता है। क्या होता है? मिष्ठान, मिष्ठान होता है, ठीक है। मिष्ठान, मिष्ठान हमेशा देखिए, याद रखिए, आप बहुत सारी दुकानों में देखते हैं कि मिष्ठान मिष्ठान लिखा रहता है। शुद्ध क्या है? मिष्ठान, मिष्ठान, ये शुद्ध रखिएगा। शुद्ध शुद्ध में खूब पूछता है। शुद्ध शुद्ध में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आज भी हम लोग गलत लिखते हैं। जैसे हम लोग बर्तन पढ़ते हैं, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? बर्तन होगा। क्या होगा? बर्तन होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। हम देखो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? श्रृंगार। ये भी क्या है? अशुद्ध है। क्या लिखेगा? श्रृंगार, ठीक है। हम लोग अहिल्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अहिल्या, गलत है। क्या हो जाएगा? अहल्या, अहल्या। हम लोग क्या पढ़ते हैं? द्वारिका पढ़ते हैं, द्वारिका, गलत है। क्या हो जाएगा? द्वारका। जो अक्सर हम गलत करते हैं, अक्सर गलत करते हैं, द्वारका हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा गलती होता है चिन्ह का। ये क्या है? ये हमेशा गलत होता है। शुद्ध क्या है आपका? ये चिन्ह है। अब ये क्या है? शुद्ध है, चिन्ह हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के हम आपको दे देंगे जहां पर आप आज भी गलत लिखते आ रहे हो, आप पढ़ते भी गलत आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक। तो यहाँ पर जो है मिष्ठान की ओर से बड़ी दुकान है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भारत कश्मीर, भारत कश्मीर से कश्मीर, कश्मीर से लगाकर, लगाकर क्या है, ठीक है, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो यही गलत हो गया है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित की हैं, ठीक है।
हाँ रखी है, ठीक है, 31 गलत होएगा। और आपकी राय से यह काम जरूरी है, ठीक। चलिए, क्लियर हो गया। तो क्लास जल्दी खत्म करेंगे। तबियत थोड़ा सा सुबह से ही ठीक नहीं थी। एक वाक्य शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत ऋषि की पत्नी थी। यहाँ पे क्या बताना है? बताना है यहाँ पर 20 नंबर का। ये प्रश्न थोड़ा देखना है। ये प्रश्न में ये भी गलत है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों गलत है। इसमें कोई सही है ही नहीं है, कोई सही नहीं है। जैसे अनसुईया अत ऋषि की पत्नी है, तो यहाँ पे अनसुईया, तो अनसुईया जो है अत्र ऋषि, अत्रि ऋषि एक साथ लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ गलत हुआ है। अत्रि, अत्रि ऋषि एक साथ लिखा जाएगा। ये अलग अलग लिखा है इसलिए गलत हो गया। अलग अलग लिखने की वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो गया है, ठीक है। ऋषि मुनियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, ये गलत हो गया है। ये क्या हो गया? हाँ ऐसा मीटर नहीं समझ नहीं पाओगे। ये आपका इसके वजह से गलत हो गया, ये वाक्य गलत कर दिया। ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है, हमें ज्ञान मिला, इसलिए यह गलत हो गया है, ठीक। और अगला जो है, सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का, हर एक सदस्य, सदस्य का सदस्य नहीं होता है, सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। सदस्य का मत यही था, इसलिए यह क्या हो गया? गलत हो गया। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से, ठीक है, लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। ये थी नहीं होगा, बढ़ गई, ठीक है, ये गलत हो गया। इसके कारण ये विकल्प में चारों विकल्प गलत है, एक भी विकल्प इसका सही नहीं है, ठीक। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। देखिए पहले मैं समझाता हूँ संयुक्त वाक्य होते क्या है। ये रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है, रचना के आधार पे वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। ये तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहां पर दो स्वतंत्र उपवाक्य आ जाएं, दो स्वतंत्र उपवाक्य आ जाएं और दोनों अपना विशेष अर्थ दें, अलग अलग अर्थ दें। बस कोई योजक शब्द, योजक शब्द मतलब क्या होता है? और, एवं, तथा, किंतु, ये सब क्या है? योजक शब्द हैं। ये इसकी खासियत होती है, दोनों अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं। देखो क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? नहीं होगा, ठीक। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। नींद बहुत, मीना, हाँ मीना बहुत अच्छा गाती है, ये भी नहीं होगा। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, दिन ढल गया, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। और अंधेरा बढ़ने लगा, ये और लग गया, और क्या हो गया? यही आपका आंसर हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से वर्तनी में से कौन सी शुद्ध है? देखो शुद्ध शुद्ध वाला प्रश्न ज्यादा मिला है। देखिए जब भी एक प्रत्यय लगता है, एक प्रत्यय, एक क्या है? एक प्रत्यय है। जब भी एक प्रत्यय लगेगा पहला वाला दीर्घ हो जाता है। पहला वाला शब्द, पहला वाला क्या हो जाता है? दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने लिखा समाज प्लस इक, समाज प्लस इक, इक लग गया ना तो ये बड़ा हो जाएगा सामाजिक। इतिहास प्लस इतिहास प्लस इक, ई का ऐ हो गया, बड़ा हो गया ना, ऐतिहासिक, ठीक। ऐसे बताइए, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो इसका अभ्यंतर प्लस इक बनाइएगा, अभ्यंतर प्लस इक आभ्यंतरिक, आंसर आपका ये हो गया। ठीक, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु, मुमूर्षु, मुमुक्षा और मुमूर्षा। जो मर रहा हो, मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा, मरने की इच्छा रखने वाला, मर नहीं रहा है, मरने की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है। ठीक है, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला, करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला। ठीक है, जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द बताना है, जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। मुमूर्षु मतलब जो मर रहा हो, जो मर रहा हो, जो मर रहा हो उसके लिए क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा। ठीक, चलिए क्लियर हो गया, आंसर बी हो गया। जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कवियों के संदर्भ में बहुत कुछ कहा जाता है। ऐसे बाल खोल के मत चला करो, सूरज अपना रास्ता भटक जाएगा। ऐसे बाल खोल के मत चला करो, सूरज अपना रास्ता भटक जाएगा। मतलब ऐसी चीजें जो कि आपका वैज्ञानिक तर्क नहीं है और हम लोग का एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ जैसे तुम कुछ जो कह दो कि चांद तारों को तोड़ लाएंगे, कौन लाएगा भैया? एक तो तुम जाओ छोटा मोटा काम करके आओ, बस इतनी बड़ी बातें कह दिए नहीं हो पाएगा ना। तो वो कवि जो है बहुत तर्कशील होता है, कल्पनाशील होता है। तो जहाँ ना पहुंचे रवि, कवि बहुत तर्कशील होता है, कवि बहुत बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, और कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत कल्पना करते हैं। ऐसी कल्पना करेंगे कि आप वहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाएगा जहाँ कवि पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। ठीक, तो ये जो है आपका पूरा क्वेश्चन की सीरीज थी। याद रखिएगा, यह क्लास शाम 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे पर डे चलती है, शाम 5 बजे। ठीक है, शाम 5 बजे, 5 बजे। ठीक है, बीपीएससी 6 to 8। ठीक, नंबर है 96 28 95 92 37 है। ठीक है, अभी छूट 76% की भी छूट चल रही है, 76% की छूट है अभी, 76% की छूट है। तो आपको भारी भरकम 76% छूट है हर एक कोर्स पे। तो अगर आप चाहते हैं कि 76% छोड़ करके कम पैसे में हम एडमिशन ले लें तो आपके पास 2 दिन का समय, 28 तक समय है, नहीं तो यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो 26 27 28 3 दिन का ऑफर रखा गया था, आज दूसरा दिन ऑफर का है। सारे कोर्स में, चाहे वह 6 to 8 का हो, 9 10 हो, 11 12 हो, या और भी अन्य विषय टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के भी हों, वहाँ पे भी आपको टोटल 76% की छूट दी गई है। जितनी फीस होगी 76% लेस करके आपको दे दिया जाएगा। तो इतना अच्छा मौका नहीं चूकिए और जल्दी से 6 to 8 में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक परीक्षा के ही आधार पर चयन होता है। इसमें आपका स्टेट नहीं है कि आप स्टेट पास करेंगे, बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे, तब जो बचेंगे वो देंगे। इसमें कोई भी दे सकता है, जिसका सीटेट के पास, जिसका सीटेट की डिग्री है। मार्च में फॉर्म आ जाएगा, अप्रैल मई में करा लेगा, तो 2 से 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो लगातार मैं कहता रहता हूँ कि प्रैक्टिस खूब करिए, थ्योरी पढ़िए, हम लगातार पढ़ा ही रहे हैं। फिलहाल चलिए, कल हम आपसे मिलेंगे इसी टाइम पर 5 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।